नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश। आज हम काफी दिनों बाद फिर से एक एपिसोड कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव थे और खासतौर पे यूपी के चुनाव को लेकर काफी व्यस्तता थी, मेरी भी और शांतनु जी की भी। लेकिन आप सबने कल नतीजे देखे हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई जनता के जनादेश को, जिसने फिर से एक बार विकास की सरकार चुनी है, एक ऐसी सरकार चुनी है जो भविष्य को देखते हुए कार्य करती है। तो शांतनु जी, आपको भी हम लोग देखते रहते थे सोशल मीडिया पे। आप तो पूरे अमेरिका में भी अपनी बुक को लेके गए थे और आपने यूपी में भी आपकी बुक काफी बिकी है। आपकी बुक इनफैक्ट जनता ने पढ़ के उसको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स नए निकाले थे, बहुत सारे डेटा नए निकाले थे, जिस तरीके से खासतौर पे 65,000 एकड़ जमीन को माफियाओं से मुक्त कराया 5 साल में, ये डेटा बहुत जगह कोट हुआ था आपकी बुक से। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई कि जनता ने एक स्पष्ट जनादेश दिया है, 5 राज्यों में दिया है। और वो गठबंधन की सरकारें, जो ब्लैकमेल की सरकारें होती थी, उनका समय लग चुका है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभिनव जी। और फील्ड में आप भी बहुत एक्टिव थे और हम लोग कई जगह मिले भी, अगर आपको याद हो, बीच बीच में कभी किसी धर्मशाला में, किसी होटल में, किसी रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट पे हम लोग कई बार मिले। तो अच्छा रहा। मैं आपको वॉच भी करता रहता था सोशल मीडिया के थ्रू। तो अब हम फाइनली आराम से बैठे हैं। कल रात को 2 बजे मैं चैनल से वापस आया और पहला दिन है जब कुछ एकदम से करने को नहीं है ना, थोड़ी देर बाद ही। तो सही बात है। और अच्छा भी लग रहा है, आफ्टर सच ए गुड फीलिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कि भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाला है। जी 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 शांतनु जी, लेकिन भाजपा क्यों जीती है इसका एनालिसिस तो बहुत हो रहा है। जी। और मैं तो उसका एनालिसिस अभी करना नहीं चाहता, मैं इसको बचा के रख रहा हूं। लेकिन हम लोग एक जो नैरेटिव नया बनाया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई अखिलेश यादव ने तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उनका कैंपेन बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छी चुनौती दी भाजपा को, लेकिन फिर भी हार गए। तो ये एक तरीके से एक नया नैरेटिव बन रहा है, सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव के पक्ष में। सो आप अगर हमें बताएंगे कि अखिलेश यादव का कैंपेन था क्या? जो समाजवादी पार्टी का कैंपेन आप देखेंगे मीडिया में हर जगह पे ऐसे दिखाया जा रहा था कि पूरा कोई सैलाब आ रहा है एंटी इनकम्बेंसी का, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अरे अभिनव जी, आपके चैनल की ये मजे की बात है कि आप एक टॉपिक थोड़ा अलग से लेते हैं कि हर आदमी ये कह रहा है कि क्यों जीते। कोई कह रहा है डबल इंजन, कोई कह रहा है मोदी जी का विजन, योगी जी का इम्प्लीमेंटेशन, कोई कह रहा है कास्ट इक्वेशन। लेकिन अखिलेश का कैंपेन क्यों फेल हुआ? और बड़ा, जैसा आपने सही कहा, मैं उसे कहूंगा बड़ा नॉइजी कैंपेन था। बहुत कुछ सुनने को मिलता था उसमें, हो रहा है, अखिलेश आ रहे हैं। तो ये अखिलेश आ रहे हैं तो अखिलेश क्यों नहीं आ पाए? तो देखिए, मैं भी पिछले 10 महीने से 11 महीने से अपनी किताब के लिए फील्ड पे था और पिछले 1.5-2 महीने के लिए अपनी किताब के बारे में बात करने, कैंपेन को ऑब्जर्व करने में फील्ड पे था। तो मुझे ये 2 बातें लगी और आप बताइएगा आप कितना एग्री करते हैं, क्योंकि आप भी फील्ड में थे। कई बार मैं अपनी ऑब्जर्वेशन को जक्सपोज जरूर करवाता हूँ, क्योंकि कई बार आप अपने इको चैम्बर में हो जाते हैं। तो मैं पिछले जब 11 महीने से 12 महीने से फील्ड पे था, तो मैं करीब 35-40 जिलों में गया, हर क्षेत्र के, पश्चिम में भी, अवध में भी, बुंदेलखंड में भी, पूर्वांचल में भी। और मुझे ओवरवेलमिंगली मतलब 80 से 90% लोग लगे जो योगी जी, नरेंद्र मोदी जी और के बारे में बहुत पॉजिटिव थे। उनको दिक्कतें थी, उनको महंगाई का हो सकता है, रोजगार का कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनसे वो बिल्कुल, मतलब मैंने ऐसे नहीं पूछा, मैं कोई सिफोलॉजिस्ट की तरह नहीं गया था कि आप वोट कहाँ देंगे, लेकिन आप अगर 15-20 मिनट कॉन्वर्जेशन करें तो पता लग जाता है कि वो उनकी प्रेफरेंस वोटिंग कहाँ जाएगी। ठीक है, ये हुआ और मुझे लगा ये तो बड़े आराम से चुनाव हो रहा है और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रिपीट कर जाएगा, है ना। फिर हमने देखा, और आई एम श्योर ये मुझे पता है तो बहुत सारे लोगों को और पता होगा, अखिलेश यादव को भी पता होगा ये फीडबैक, तो उनको भी पता था। लेकिन अखिलेश यादव पिछले 5 साल से बिल्कुल बाहर नहीं निकले। कोरोना के टाइम नहीं बाहर निकले। हाथरस जैसा मामला जिसको प्रियंका गांधी तक ने भुनाना चाहा, उस समय अखिलेश यादव लंदन में थे और उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाऊं, कम से कम इसको पॉलिटिकली भुना लूं, लेकिन उन्होंने नहीं करा। ऐसे किसी भी मामले में, बल्कि थोड़ी कभी कांग्रेस, कभी कोई और एक्टिव दिखा, लेकिन अखिलेश यादव एक्टिव नहीं दिखे। यहां तक कि अभिनव भाई, लखनऊ से लेकर दिल्ली 5 घंटे 6 घंटे का रास्ता है, आपने तो बहुत बार तय करा होगा इस बीच, 5-6 घंटे का रास्ता है बाय रोड और 1 घंटे की फ्लाइट है। उनकी पार्लियामेंट में अटेंडेंस है 33%, मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं है ढंग से। राहुल गांधी से भी कम, कैन यू इमेजिन किसी की अटेंडेंस राहुल गांधी से कम हो सकती है? उनकी भी है कुछ 40-45%, उससे भी कम। और जैसे आपको बताता हूँ, तेजस्वी सूर्या 90%, अरविंद धर्माघोरी 95%, पूनम महाजन लाइक 88-90%, राइट। मतलब ऐसे अटेंडेंस है, ये भी युवा नेता है सारे, है ना। तो ये 33%, ना तो ये पार्लियामेंट आते हैं, मतलब इनको इंस्टीट्यूशंस में बिलीव नहीं है कि पार्लियामेंट में आके क्या कर लूंगा मैं, है ना, मैं तो राजा का बेटा हूं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाके क्या कर लूंगा, मैं तो राजा का बेटा हूं। इस माइंडसेट से ये रहे।
तो अगर योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट की कुछ खामियां रही भी होंगी तो उसको कैपिटलाइज तो करना पड़ेगा ना पोजीशन को। अब इन्होंने कहा अब तो हो गया, जनता की वॉइसेस तो इतनी जोर की हैं, जो प्रो योगी हैं, प्रो मोदी हैं, अब मैं क्या करूं? तो इनके कैंपेनर्स ने बताया इनको, मुझे लगता है कि हम इसकी काउंटर वॉइस क्रिएट कर देते हैं मीडिया में, इंटेलेक्चुअल्स में, अखबार में, कि ऐसा लगे कि भाई ये तो कुछ करा ही नहीं सरकार ने, योगी की सरकार ने कुछ कहा है ना। तो जैसे हम कहते थे गैस मिली तो कहते थे अरे इतनी महंगी गैस हो गई, इतनी महंगी गैस हो गई। आप फील्ड में जाके देखेंगे तो 80%, 90%, 95% रिफिलिंग हो रही है गैस की। वो डेटा ये लोग नहीं सुनना चाहते थे। ठीक है, फिर आपने कहा कि किसानों को तो मैंने 4 गुना 6 गुना वीट ज्यादा खरीदा है, एमएसपी पे खरीदा है, मैंने गन्ने का रेट दिया, तो ये कहेंगे नहीं फार्मर आंदोलन है, फार्मर आंदोलन है। और इनके जो पत्रकार हैं, इनको 2BH के पत्रकार आप कह सकते हैं, उन्होंने चुपचाप धीरे से फार्मर आंदोलन को जाट आंदोलन कहना शुरू कर दिया, है ना, और कहा नहीं जाट नहीं वोट दे रहा, जाट नहीं वोट दे रहा। कल आपको भाजपा को मात्र 6 या 7 सीट का नुकसान हुआ है, वो तो कैसे भी एंटी इनकम्बेंसी में इतनी बड़ी बेल्ट में हो सकता था, है ना। आपको फिर से वो पूरी सारी सीटें निकल के आ गई पश्चिम की। पश्चिम में कह रहे थे विधायक को जाने नहीं दिया जा रहा है, विधायक अपना कैंपेन नहीं कर सकता। मेरे परिचय के जो विधायक है, मैंने कॉल करा, नहीं फोटो देख लीजिए मेरे फेसबुक पर, मैं तो रोज 4 गांव में बैठ के आ रहा हूँ। तो एक कैंपेन दिल्ली में क्रिएट करा जाट लैंड का, कि और एक ये भी है एज इफ की जाट को छोड़ के रहता ही नहीं है, पासी गडरिया वो तो है ही नहीं कहीं पे ना। तो इन्होंने एक कास्ट को, जहां जो वोकल कास्ट है उसको प्रिडोमिनेंट करा, जाट बेल्ट हो गई। ये तो फार्मर्स के साथ हुआ। फिर लॉ एंड ऑर्डर, जो सबसे अच्छी, फार्मर और लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ की 2 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, फार्मर्स के साथ काम करना। लॉ एंड ऑर्डर आपको पता है, आपने तो कितना देखा है कि हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये ना करे लॉ एंड ऑर्डर सुधरा। इन्होंने क्या करा, कैसे काउंटर करो उसको, हाथरस के किस्से को बड़ा करके बताओ, लखीमपुर को बड़ा करके बताओ। लेकिन ये भूल गए कि हाथरस के केस में भी सीबीआई किसने इंक्वायरी करी, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने। सीबीआई थोपी जाती है सरकारों पर, अपने आप नहीं डिमांड करता है कोई सीबीआई की अपने आप डिमांड करी, और जो भी कल्पित थे वो पकड़े गए। उन्नाव के केस में पकड़े गए, लखीमपुर खीरी के केस में कहा मंत्री का बेटा है, एफआईआर नहीं होगी, एफआईआर हुई, मंत्री का बेटा है पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ा भी गया, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने टेनी को मंत्री पद से हटाओ, मतलब वो जेन्युइन डिमांड नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्प्रूडेंस है कि घर का एक व्यक्ति कल्पित है, उसके घर के सारे व्यक्ति को जेल में डाल दो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो भी जेन्युइन डिमांड नहीं थी। आप हाथरस की सारी सीटें जीत गए, आप लखीमपुर की अमूमन सारी सीटें जीत गए, तो वो जो नैरेटिव है वो नहीं चले। फिर तीसरा नैरेटिव क्या आया मीडिया में, कि इनके लोग मैं छोड़ के ज्वाइन करवा दूं, छोड़ रहे हैं, सब छोड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्वाइन करा दो, है ना। और एक हफ्ते टीवी में अभिनव भाई हम वही डिबेट करते रहे, और क्या कि, और इंग्लिश में आर्टिकुलेशन सुनिए, नाउ अखिलेश यादव इज गोइंग बियॉन्ड हिज यादव ओबीसी बेस, ही इज गोइंग टू ऑल सबकास्ट ऑफ ओबीसीज, एंड लॉट दिस आर्टिकुलेशन केम। स्वामी प्रसाद मौर्य lost with 25,000 vote yesterday. Dara Singh Chauhan also lost. Only Saini, one of the turncoats he won is Saini. That's true because of the caste combination from the other parties who have fought on that seat. तो ये जो 3-4 नैरेटिव बनाए गए ना, और इनको मीडिया ने शुगर कोट करके रोड प्रेजेंट करा। जैसे हम उसके, और हाँ, एक वो फ्लोटिंग बॉडीज, कोरोना का इतना अच्छा मैनेजमेंट हुआ, इसमें WHO आपकी तारीफ कर रहा है, आईटी कानपुर आपकी तारीफ कर रहा है, नीति आयोग आपकी तारीफ कर रहा है, मुंबई हाईकोर्ट आपकी तारीफ कर रहा है, क्रेग कैली जो ऑस्ट्रेलिया के सांसद है वो कह रहे हैं मैं योगी आदित्यनाथ को लोन पे ले सकता हूँ क्या अपनी कंट्री के लिए, है ना। ये सब भूल जाओ, आप बरखा दत्त की रिपोर्ट सुनो, फ्लोटिंग बॉडीज। भाई फरवरी में अभी फिर फ्लोटिंग बॉडीज थी वहां पे, कोई कोरोना नहीं था, वो वहां पे ट्रेडिशन है, जबकि उसका काउंटर आ भी गया। लेकिन ऐसा ना कि मुझे सुनना ही नहीं, ना, सच तो मैं सुनूंगा ही नहीं। इन्होंने कहा फ्लोटिंग बॉडीज, इन्होंने कहा भाई तो ट्रेडिशन है, लोग फ्लोट करते हैं, और जब एनवायरमेंट के नॉर्म्स आ गए तो उन्होंने बरी करना शुरू कर दिया, नहीं फ्लोटिंग बॉडीज। तो इन्होंने ऐसे 5-6 झूठ रच के अपना चुनाव लड़ना चाहा, और सोचा कि मैं जो लोगों की सच की आवाजें हैं, जिनका जीवन सुधरा है, जिनको टॉयलेट मिला है सदियों के बाद, जिनको शाम के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है टॉयलेट को, टॉयलेट बना सदियों के बाद, जो लकड़ियों में फूंक के 300 सिगरेट 400 सिगरेट पीने के बराबर उतना धुआं रोज सूंघती थी, उनको गैस स्टोव मिला। जिनके पास छत नहीं थी तो उनको छत मिली है। मतलब एक वीडियो वायरल हुआ था अभिनव भाई ड्यूरिंग द इलेक्शन, वो औरत ने बड़े अच्छे से कहा, महिला ने, उसने कहा मेरा तो जीवन ही सुबह से शाम तक योगी जी मोदी जी की कृपा से है। सुबह उठती हूँ तो टॉयलेट उनका जाती हूँ, फिर गैस जलाती हूँ तो गैस उनकी है, जो अन्न पकाती हूँ वो अन्न उनका है, शाम को खरीदारी जाती हूँ तो डीबीटी उनका है, सड़क पे जा पाती हूँ आराम से, चौड़ा होके बोला उन्होंने, जा पाती हूँ क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, तो मेरा तो पूरा जीवन ही उसका। इन्होंने ये सब डिस्काउंट कर दिया, कहते नहीं हाथरस लखीमपुर खीरी जाटलैंड। तो ऐसे 4-5 इन्होंने करके मीडिया में कम से कम ये बनाई कि हम अखिलेश आ रहे हैं, जो उनका जो स्लोगन था उसको मीडिया के 2BH के पत्रकारों ने उसको कवर फायर दिया। लेकिन देखिए, ऐसा हो सकता है कि भाजपा ने कुछ प्रोपेगेंडा कराओ कि
ये ट्रिक होती है पॉलिटिक्स की, एक प्रोपेगेंडा करना, है ना, जोर से किसी बात को बताना जो उतनी बड़ी ना हो, लेकिन आप खुद तो ट्रू हो, आपको तो पता है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मुझे लगता है अखिलेश इस प्रोपेगेंडा में खुद ही को जीने लगे इस प्रोपेगेंडा को, और कहने लगे 400 सीट आ रही है। मतलब 400 सीट तो कभी भाजपा भी नहीं बोलेगी ना, 400 सीट कैसे आएगी ना, 400 सीट आ रही है। तो ये सिग्नलिंग थी कि मेरे ख्याल से अपने कार्यकर्ताओं को और मुसलमानों को, ये उनके लिए थी सिग्नलिंग कि भाई बसपा नहीं जीत रही, मैं जीत रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसीलिए वोट करते हैं कि मेरा वोट वेस्ट ना जाए, मैं उसको वोट करूं जो सरकार में आ रहा हूं, है ना, जिससे हम अपने पोलिंग बूथ को दिखा सके और कुछ काम करवा सके सरकार से। मुसलमान लामबंद हो गया। तो ये जो सिग्नलिंग थी कि मैं आ रहा हूं, अखिलेश आ रहे हैं, मेरी रैलियों में भीड़, देखो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी तो है ही कि रैलियों में भीड़ बुला ले। रैलियों में भीड़ बुलाना एक मैकेनिज्म भी है, मतलब उसमें 50% क्राउड मैनेज करके आती है, 50% स्पॉन्टेनियस आती है। तो अब आप बुला सकते हैं, रैलियां बॉयस्ट्रस हैं, ये करके उन्होंने ऐसा दिखाने की कोशिश करी और मीडिया की वॉइस को एम्पलीफाई करके लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश करी कि मैं आ रहा हूं। लेकिन और इससे उनको फायदा भी हुआ, ये भी मानना पड़ेगा। जो उनकी परफॉर्मेंस है वोट शेयर वाइज समाजवादी पार्टी की, अभिनव भाई, वो बेस्ट परफॉर्मेंस है लाइव की आज तक। किसी लोकसभा विधानसभा इलेक्शन में वो 30 के ऊपर नहीं है, और कल वो शायद 31-32 के आसपास है। मैंने भी वोट शेयर एग्जैक्टली देखा नहीं है, लेकिन मैं कल रात तक जो देख रहा था 31-32 या कोई शायद 34-35 भी आ गया, वो देख लेंगे, लेकिन वो उनकी अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो वोट शेयर वाइज अखिलेश ने मायावती का या जो भाजपा से छोटा मोटा छटका वो आ गया है। भाजपा ने एक चीज अच्छी रही, भाजपा अपने 40 को और 1.5% ऊपर ले गई, करीब वो 42 टच कर रहा है। और देखिए फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में 40% वोट शेयर अपने आप ही एक फॉर्मिडेबल वोट शेयर है। आप 25, 27, 28 पे सरकारें बना लेते हैं, 35 पे सरकारें बना लेते हैं, 40 पे तो हाई प्रोबेबिलिटी है 4 पार्टी 5 पार्टी लड़ रही हैं, तो 40 में तो आप हर सीट 20-20, 25-25 हजार से बड़े आराम से जीत जाएंगे। तो छोटे मार्जिन वाली सीटें बहुत ज्यादा नहीं होंगी, मैं देखूंगा तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होंगी, छोटे मार्जिन की होंगी, जो 5,000 से कम की सीटें होंगी। तो मेरे ख्याल से ये रहा। और पता नहीं अखिलेश को पता, मेरे ख्याल से शायद अखिलेश की ये ट्रिक हो कि इतना एम्पलीफाई करके कम से कम 100-150 पे तो आ जाऊं, कम से कम मैं फ्लोटिंग तो रहूं, कम से कम 3-4 राज्यसभा मेंबर तो रहे मेरे, कम से कम मेरे पास एमएलए एमएलसी तो, कम से कम एक ताकत तो रहूं आगे वाली। मेरे ख्याल से उनके मन में यही था। लेकिन अगर वो सच में ही मान रहे थे, क्योंकि मैं उनके बहुत सारे प्रवक्ताओं को जानता हूं, क्योंकि जब हम टीवी स्टूडियो से निकलते हैं तो ऐसे नहीं कि हम एक दूसरे के बाल खींचने लगते हैं, मतलब मेरे बाल नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन हम लोग बातें करते हैं, तो वो बिलीव करते थे इस बात को। तो अखिलेश यादव ने जो स्वीप, जो नशा दिया था, वो नशा में आ गए थे सारे प्रवक्ता कि हम तो जीत रहे हैं। मतलब स्मॉल शॉर्टर कॉन्वर्जेशन में भी, नॉन कैमरा कॉन्वर्जेशन में उनको लगता था हम जीत रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अखिलेश की यही ट्रिक थी कि मैं अपने कैडर को गैल्वनाइज करने के लिए उनको ये झूठी घुट्टी दे दूं, लेकिन पर्पस मेरा यही है। उनको मेरे ख्याल से इतने सीजन पॉलिटिशियन, उनको पता होगा कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जो 400 सीट, देखिए कांग्रेस कहती थी हम सरकार बनाने वाले हैं, बसपा कहती थी हम सरकार बनाने वाले, लेकिन वो ब्रवाडो है जो आपको चुनाव से पहले करना पड़ता है अपने कार्यकर्ताओं को। लेकिन इसका कार्यकर्ता तो मान बैठा था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो और एम्पलीफाई कर दिया यहाँ के लुटिन्स पत्रकारों ने। अभी 5 दिन पहले एक लेख छपा, मैं नाम भी लूंगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में, स्वामीनाथन अय्यर का। वो लेख बहुत चला ना, मेरे को ही कम से कम 25-50 लोगों ने कहा, और बहुत भाजपा समर्थित लोग जो भाजपा का समर्थन करते हैं, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, वो थोड़े से मतलब एक तरह से परेशान हो गए, क्योंकि वो बड़ा वेल रिटन आर्टिकल था। और उस आर्टिकल का आर्गुमेंट क्या था कि अखिलेश यादव मतलब थंपिंग विक्ट्री से जीत रहे। और इसका एनालिसिस क्या था? इसका एनालिसिस ये था कि ये जो भाई साहब है स्वामीनाथन अय्यर जी, ये कहीं 2 जगह गए, 2 रैलियों में गए, एक मोदी योगी जी टाइप की रैली में गए, एक अखिलेश की रैली में गए। मोदी जी योगी जी की रैली में इनको लोगों में, मतलब लाखों लोग होते हैं एक रैली में, उसमें इन्होंने देख लिया कोई इनके पास एंथुजियाज्म मीटर था, कोई चमक मीटर था, स्माइल हैप्पीनेस मीटर था, उससे इन्होंने गेज कर लिया लाखों की क्राउड में कि लोगों में जोश नहीं है। और अखिलेश की रैली में इन्होंने वो कर लिया, इनमें जोश बहुत है। इस सुपर साइंटिफिक एनालिसिस से इन्होंने कह दिया अखिलेश जीत रहे। नहीं, इन्होंने कहा कि अखिलेश की रैली में मैं भगदड़ में फंस गया। हाँ, भगदड़ में भाजपा की रैली में कोई जोश ही नहीं था। हाँ, लेकिन देखिए, ये तो सबको पता है कि भाजपा की रैली, भाजपा का कैडर अनुशासित है, और सपा का कैडर कैसा है सबको पता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसे पत्रकार जिनको मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था 20 साल पहले, तब पढ़ा करता था मैं, और आज भी पढ़ रहा हूँ। जब मैं खुद एनालिसिस करता हूँ तब भी पढ़ रहा हूँ। ये तब से मतलब डोंकीज ईयर से लिखते आ रहे हैं, तब से लिखते आ रहे हैं, और इनके लोग पढ़ते हैं, लोग व्यू बनाते हैं। और इस तरह का मतलब मैं तो फेक एनालिसिस कहूंगा इसको। ये कोई एनालिसिस हुआ किसकी मैं भगदड़ में फंस गया उसकी शांत है, बल्कि इससे जो भी थोड़ा स्मार्ट पॉलिटिशियन होगा, जिसने सोशल साइंस समझ में आती है। आपको पता है मैं भी बहुत रैलियों में गया, मैं सपा की रैली में गया, बस जिस भी इस प्रदेश में जिले में जाता था मैं अटेंड करता था ड्रेस डाउन होकर। आजकल मास्क और टोपी लगा लो तो आप पहचान में भी नहीं आते। तो सपा की रैली जैसी खत्म होती है, एक हुड़दंग सा मच जाता है
बाइकों से, साइकिलों से, जनरली बैनर पोस्टर लोग फाड़ने लगते हैं, और जो आसपास की जनता जो रहती है ना, वो डर जाती है अपना भाई, अरे भाई गॉड ये ना आ जाए फिर से दोबारा। वो कहती नहीं है बात जोर से, लेकिन उनको डर लग जाता है कि अरे यार ये लोग फिर से आ गए अगर सरकार में, ये लाल टोपी वाले, तो हमारा तो जीना दूभर हो जाएगा। बल्कि इन्होंने एक तरह से अपनी गुंडागर्दी याद दिला दी, इन्होंने तो डिसर्विस करी, इन्होंने तो मतलब भाजपा के लिए हेल्पफुल हो गए इनकी रैलियां। क्योंकि जब रैली खत्म होती थी तो ऐसा हो हल्ला, फाड़ फूड़, माइक वाला माइक नहीं अपना संभाल पाता था। आप जैसे सपा की रैली खत्म होती है, क्या होता है पता है आपने भाई? माइक वाला अपना माइक सिक्योर करता है सबसे पहले जाके। माइक वाले के 15 लड़के खड़े होते हैं, वो अपना माइक स्पीकर सिक्योर करता है कि तोड़ ताड़ ना दें लोग, इस तरह के लोग हैं इनके। तो हर आदमी को सिग्नल ही जाता था ये ना आ जाए कहीं। तो इस डर को उन्होंने और कायम कर दिया। और भाजपा की रैली में पंक्ति में जा रहे हैं लोग, आपस में चर्चा कर रहे हैं, धीरे से निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, योगी जी आएंगे, जो राम को लाए हैं वो आएंगे। तो वो फर्क था। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा था कि ये जो कवर फायर दी गई, कभी जाटलैंड बना के, कभी फ्लोटिंग बॉडीज से, कभी हाथरस और लखीमपुर खीरी को ओवर एम्पलीफाई करके, कभी ये स्वामीनाथन अय्यर जी के सुपर एनालिसिस, क्राउड एनालिसिस का उनको कोई सॉफ्टवेयर था कि क्राउड कहाँ पे एंथुसियास्टिक है, कहाँ पे एंथुसियास्टिक नहीं है। इससे जो एक फेकरी क्रिएट करी गई, उसके बबल में बहुत लोग आ गए और उनको लगा ये तो एग्जिट पोल फेक है। कल बहुत सारे लोग कह रहे थे एग्जिट पोल तो सट्टे के लिए किया जा रहा है। मतलब यहां तक पहुंच गए थे लोग। मतलब मुझे लगता है इनको कल देखना पड़ेगा रिजल्ट, ये अपना ही क्यों मजाक बनवा रहे। तो एक बात ये बताइए, एग्जिट पोल आने के बाद जो है ये भी नैरेटिव चलाने की कोशिश की गई कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो रही है, ईवीएम चोरी हो रही है, फ्रॉड है। तो ये भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी सपा की तरफ से, और उनके जो समर्थक हैं पत्रकार जगत में या बाकी सोशल मीडिया पे, उन्होंने भी की थी। इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए इनका, देखो मतलब अगर मैं उनकी तरफ से सोचूं, मैं सोचूं उनका कंसल्टेंट हूं, है ना, उनको राय दे रहा हूं, उनको एनालिसिस कर रहा हूं, तो उनकी तरफ से ठीक भी है ना। वो क्या करें अब, अब कल से कह रहे थे सरकार बनाने वाले हैं, उन्होंने अपने सारे कार्यकर्ताओं को नशे का इंजेक्शन दे दिया था कि अब सरकार आने वाले, अब तो लूटो। अब तो शांतनु जी, इनके कार्यकर्ता एग्जिट पोल आने के एक दिन पहले सरकारी अधिकारी को डराना, धमकाना, गाली देना शुरू कर चुके थे, पिछले 1 महीने से कर रहे थे। हाँ, अगर आपको वो अब्बास मुख्तारी का वीडियो याद हो कि हम अखिलेश भैया से क्या आए हैं, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होगा, पहले हिसाब चुकता किया जाएगा फिर ट्रांसफर होगा। नहीं, वो तो फिर भी अंसारी हो गए। ये छुट भैया जो उनकी गली के होते थे, वो भी जाके अधिकारी को धमकाने लगे थे। हाँ, क्योंकि उनको ये घुट्टी पिला दी गई थी ना अभिनव भाई, उनको घुट्टी पिला दी गई थी। और अखिलेश सिग्नल देते रहे एंड तक। उन्होंने आखिरी के 3-4 दिन के पीडब्ल्यूडी के लड़कों को बुला के, कोई उनके, देखो इतने टाइम से सीएम रहे हैं, पीडब्ल्यूडी से किसी से बुला लिया होगा या नहीं भी बुलाया होगा, खबर फैलवा दी कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मेरा घर व्हाइट वॉश करवा दिया है। मतलब कि उनको भी पता है मैं आ रहा हूँ, एलआईयू को पता है मैं आ रहा हूँ, पुलिस को पता है मैं आ रहा हूँ, है ना। तो उन्होंने ये सिग्नल वो देते रहे लगातार, है ना। अब ये अपने आप को भी झूठ में थे या ये मुझे नहीं पता, ये तो उन्हीं से बात करके पता लगेगा, या वो झूठ केवल अपने कार्यकर्ताओं को घुट्टी पिला रहे थे। तो अब उन्होंने जब इतनी घुट्टी पिला दी तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। इनकी तो क्रेडिबिलिटी खराब हो गई कि यार आप तो इतने बेकार नेता हैं कि आप कह रहे थे 400, यहाँ तो साले 250, मतलब 150 नहीं टच हो पा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब मैं ईवीएम को डिस्क्रेडिट करूं, उससे देश में अफरा तफरी मचेगी, सो आई डोंट केयर। उससे भारत का जो इतना रोबस्ट इलेक्शन प्रोसेस है उस पर दाग लगेगा, आई डोंट केयर, राइट। आपको पता होगा अभिनव भाई, इंडिया का इलेक्शन कमीशन करीब 17-18 देशों में कंसल्टेंट है इलेक्शन कराने के लिए। मालूम है आपको, साउथ ईस्ट एशिया में हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग वहां जाते हैं, एज ऑब्जर्वर जाते हैं। अपना इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग माना जाता है। और मैंने एक ट्वीट थ्रेड लिखा था, शायद आपने भी रिट्वीट किया था, कि ईवीएम का क्या प्रोसेस है पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और उसमें कम से कम 9 जगह ऐसी हैं अभिनव भाई जहां पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव साइन करता है। मैं एक बार आपके चैनल में, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं बताऊंगा एक बार। सबसे पहले ईवीएम आती है, उसको रिकैलिब्रेट करा जाता है, मतलब पिछले इलेक्शन का डेटा क्लीन करा जाता है जब एक टाइम ओवर हो जाता है, ठीक है। फिर वो डीएम या इलेक्शन ऑफिसर के पास पहुंचती है, वहां रैंडमाइज किया जाता है। रैंडमाइज मतलब कौन सी ईवीएम कहां जा रही है किसी को नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता। आप कह सकते हैं अच्छा ये तो वहां वाली ईवीएम है, मोदी जी वाली, इसमें मैंने सारे वोट पहले से भर दिए, ऐसा नहीं है। उसी समय सबके सामने रैंडमाइज करी जाती है, रैंडमाइज एल्गोरिथम होती है और साइन होते हैं कि क्या आप रैंडमाइज से संतुष्ट हैं। हर पार्टी का आदमी साइन करता है, डॉक्यूमेंटेड, समाजवादी पार्टी ने भी किया होगा, ठीक है। ये चली गई ईवीएम। अब पोलिंग का दिन स्टार्ट होता है, पहले ट्रायल करके दिखाया जाता है कि भाजपा का वोट भाजपा को गया, सपा का वोट सपा को गया। काउंटिंग करके दिखाया जाता है, काउंटिंग का बटन भी दबाया जाता है, काउंटिंग करके दिखाया जाता है कि देखो 4 वोट भाजपा को दबाए थे 4 आए, 3 वोट सपा को दबाए 3 आए। वो सब दिखाया जाता है, सबके साइन होते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं, साइन होते हैं। सपा ने, समाजवादी पार्टी ने सारे बूथों पे साइन करें। दूसरी बात, पूरी वोटिंग हो जाती है, वोटिंग खत्म होती है, सारी ईवीएम सील करी जाती हैं, उस सील के कागज पे भी सबके साइन होते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी सब पे साइन किया। फिर वो स्ट्रांग रूम जाती हैं, एक व्हीकल जो चारों तरफ से बंद होता है,
वो स्ट्रांग रूम जाने के बाद ऐसे रूम में होती है जिसमें खिड़की दरवाजा तक नहीं होता है, उसमें 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, सीआरपीएफ, फिर एक पीएससी, फिर पुलिस। उसमें जो लॉक होता है उस पर भी कागज लगता है, सील करा जाता है उसको भी लाख से, और सील पे फिर कागज पे साइन होता है। फिर काउंटिंग डे आता है, काउंटिंग डे में वो निकल के आती हैं, आप स्ट्रांग रूम के बाद अपना आदमी बिठा सकते हैं, 2 कोई भी आदमी बिठा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने हर जगह लोग बिठाए थे। वो जो उन्होंने वीडियो दिखाया वो ट्रेनिंग की मशीन दी है, 2 दिन पहले काउंटिंग के लिए, काउंटिंग की ट्रेनिंग होती है। काउंटिंग इतनी सिंपल नहीं है, कैसे बटन दबाना है, कैसे सॉफ्टवेयर में डालना है, उसकी ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण की मशीनें जानी थी। हाँ, मेरे ख्याल से मेरा सजेशन ईसी को ये होगा कि उन मशीनों को भी वैसे ही ले जाना चाहिए, उसी सैंक्टिटी से, जैसे वो जो फील्ड ईवीएम होती है वैसे ले जाना चाहिए। वो शायद छोटी त्रुटि हो गई उनसे, लेकिन वो किसी काम की ईवीएम नहीं थी, वो ट्रेनिंग की ईवीएम थी। उससे माहौल बनाने की कोशिश की, और अखिलेश को पता थी ये बात। मैंने हर चैनल में बताया, आपके तो हर स्ट्रांग रूम के वाले लोग बैठे हैं, बताइए कौन से स्ट्रांग रूम से निकल के आ रहा है ये वाला ट्रक। जवाब ही नहीं था उनके पास। कह रहे नहीं, ऐसे कैसे सड़क पे। मैंने कहा बताइए ना कौन से, किस बूथ के ईवीएम से निकल के आ रहा है। उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उनको पता है किसी हर स्ट्रांग रूम में तो उन्होंने लोग बिठा रखे हैं। अब काउंटिंग शुरू होती है, काउंटिंग में सील सबके सामने खुलती है, सबका पोलिंग एजेंट बैठा होता है। राउंड्स होते हैं, एक राउंड में 10 टेबल लगी होती है, 10 टेबल पे एक ईवीएम आती है, ऐसे करीब 16-17 राउंड्स होते हैं जिसमें काउंटिंग होती है। हर बार जब बटन दबता है तो हर टेबल पे समाजवादी पार्टी का और भाजपा का और सबका आदमी बैठा होता है। बटन उसके सामने दबता है, नंबर उसके सामने आता है, सारे नंबर कागज पे हर आदमी अपने अपने नोट कर लेता है। जो हम ये इतने अर्ली प्रेडिक्शन दिखा लेते हैं, पत्रकार वहीं पे बैठे होते हैं हर उसके, तभी वो देख पाते हैं। तो सब देखते हैं बहुत ध्यान से। वो एक सॉफ्टवेयर में नोट होता है, हर राउंड के बाद पोलिंग ऑफिसर डिक्लेयर करता है कि इतना राउंड हो गया, और तब रुझान ईसी की वेबसाइट में आते हैं। और जब पूरी सीट डिक्लेयर हो जाती है, कैलकुलेट सबके सामने होता है, सबके साइन होते हैं, तब डिक्लेयर होता है। आपको लगता है इसमें कुछ धांधली हो सकती है? इतनी जगह समाजवादी पार्टी का, लेकिन बस डिस्क्रेडिट करना है प्रोसेस। मैं डिस्क्रेडिट कर दिया, लोगों के मन में शंका डाल दी, और इतना इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर क्योंकि मैं चुनाव हार रहा हूँ। बस एक बात और थी शांतनु जी, ये एक इन्होंने लाइन चलाई थी, नई हवा है नई सपा है, और इन्होंने कहा था हम बदल गए, हम सुधर गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बाकी चीजों की बात हो। और जो आपने सही बताया कि यूपी में आप कहीं भी जाइए, इसे मैं भी करीब 35-40 जिलों में गया था पिछले 1-1.5 महीने में। आप किसी भी जाति के व्यक्ति से बात कर लीजिए, पश्चिम से लेकर पूरब तक, भले वो भाजपा का वोटर हो या ना हो, भले वो कह रहा हो हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहता था कि हमारी बहू बेटियां सड़कों पे चल सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो चुका है पूरे यूपी में। वो कहता था हम इसके कारण वोट नहीं करेंगे भाजपा को। अब पता नहीं किया होगा कि नहीं किया, कि बोलने को बोल रहा था, लेकिन वो भी ये नहीं कहता था कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी है। बल्कि लोग आर्टिकुलेट करते थे, बाबा ने गुंडाई खत्म कर दी, बाबा ने गुंडाई खत्म कर दी। ये स्टैंडर्ड डायलॉग है यूपी का। भैया जो गुंडाई होती थी गली गली में, वो सब समाप्त हो गई, बाबा ने गुंडाई खत्म कर दी। तो ये तो पूरा था। लेकिन सपा ने जो मैसेज देने की कोशिश की कि नई हवा है नई सपा है और हम गुंडागर्दी नहीं करेंगे, उसको जनता ने कैसे रिसीव किया था? वो कैंपेन कितना फेक था, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए ऐसा है ना, देखिए अगर मेरा नाम शांतनु गुप्ता है, मुझे सब जानते हैं, और मैं यहाँ लिख लूं कि मेरा नाम अभिनव प्रकाश है, तो मैं अभिनव प्रकाश नहीं बन जाऊंगा ना। केवल लेबलिंग से क्या होता है? अगर मैं बाजार से समोसे लेके आया और मैंने लिख दिया उसके ऊपर जलेबी, तो वो तो समोसे ही रहेंगे ना। मतलब मैं बड़ा छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अब भाई वो नोन है इसके लिए, लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये स्टेज पे बोल रहे हैं एक हीनियस क्राइम होने के बाद। अखिलेश यादव से एक लड़की पूछने जाती है, लड़की पत्रकार, कि 5 रेप हुए हैं, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब वो सीएम थे तो वो बोलते हैं पलट के, आपके साथ तो नहीं हुआ ना। अब ये लोग भूले नहीं है ना। आप आजम खां को, जिसपे 85 केस हैं भूमाफिया होने के, जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फार्मर्स की जमीनें हड़प ली, नजूल की जमीनें हड़प ली, इन्होंने बैटरी ऑफ लॉ लगा दी। अभिनव भाई बड़े से बड़ा महंगा से महंगा लॉ लगा, एक दिन की बेल नहीं ले पाए उसके लिए, उसको आप जेल से चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या सिंबल जाता है? आप वो सीट तो जीत गए, लेकिन आपने मैसेज तो दे दिया ना कि भाई अगर आप मुस्लिम वर्ग से आते हैं, आप चोर हो, लुटेरे हो, टेररिस्ट हो, आई डोंट केयर, मुझे आपका वोट चाहिए बस। आप टेररिस्ट हो, मैं छुड़वा दूंगा आपको, कोर्ट कुछ कहेगा तो मैं देखूंगा उसको, मैं आपको रिजर्वेशन दूंगा सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी के अलग जाके भी। आप मुख्तार अंसारी को फीलर भेज रहे हैं, उसके लड़के को चुनाव लड़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो बैड ऑप्टिक्स भी है और बैड टैक्टिक्स भी है मेरे ख्याल से। मतलब अगर मैं उनको एडवाइस करूंगा तो मत दो इन लोगों को टिकट भाई, मुसलमान वोट लेना भी है तो कुछ और तरीका अपनाओ, ये तरीके मत अपनाओ। तो दिस इज नॉट इवन स्मार्ट, आई एम सेइंग। मतलब ये ब्रेजन तो है ही साथ में। तो जब उन्होंने कहा कि नई सपा है, नई हवा है, तो स्लोगन तो ठीक है, बिक गया, लेकिन आपको याद है, और आप रैली में फिर हड़दंगा कर रहे हो, आप हर रैली के बाद पुलिस को पीट रहे हो, हर रैली के बाद आप लड़कियां छेड़ रहे हो, हर रैली के बाद किसी लड़कियों का एक वीडियो आया, स्टिकर चिपका रहे हैं कुछ सपा का पीठ पे लड़की की, छू छू के उसको।
मतलब वो देखिए, वो माइंडसेट वही है ना कार्यकर्ता का, उसका कि सत्ता में क्यों आना है जिससे मैं गुंडागर्दी करूं और पुलिस कुछ ना कर पाए, पुलिस मेरी जूते की नोक पे, ये डायलॉग है उनका। इनको तो हम देख लेंगे, तो हम देख लेंगे एक एटीट्यूड सपा के कार्यकर्ता का है। और उसको आप कितना भी लेबल कर लें, ऊपर से व्हाइट लेबल कर लें, सपा नई सपा है, नई हवा है, वो जनता ने नहीं खरीदा उसको। वो मतलब बेकार प्रोडक्ट को अच्छे जिंगल से नहीं बेच सकते आप, मेरे ख्याल से। सही बात है, सही बात। शांतनु जी, ये शांतनु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सपा के कैंपेन के ऊपर बात की, किस तरीके से वो फेक था। अभी जैसे जैसे और डेटाज आएंगे और एनालिसिस होगा, हम आपको फिर से बुलाएंगे, अगली बार बुलाएंगे कि भाजपा क्यों जीती यूपी में। उसके लिए मैं चाहता हूं कि अच्छे से एपिसोड हो, ताकि हमारे सारे डेटा आ जाए फाइनल और सारा एनालिसिस अच्छे से हो जाए, और आगे भारत की राजनीति में और खासतौर पे यूपी की राजनीति में किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, जो एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। एक बाइपोलर इलेक्शन हुआ है सपा और भाजपा के बीच में, और उसमें कई छोटी छोटी जातियां जो अलायंस पार्टनर्स थी उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। सो किस तरीके से पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी। आपकी अगली किताब मुझे लगता है इसी पे होने वाली है कि चुनाव कैसे जीता। ठीक है अभिनव भाई, ठीक है। और थैंक यू ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू अस। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट द चैनल इफ यू वांट। होपिंग टू सी यू सून एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल योर सपोर्ट। नमस्ते।